तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स समझाते हैं, पढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। पर अगर हम क्वेश्चन पेपर पिछले साल के सॉल्व करते हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। मतलब कि ये नहीं है कि यही आ जाते हैं, पर हाँ इसकी तरीके के और क्वेश्चन कुछ अलग थ्योरी में बना के दे दिए जाते हैं। तो ये 2024 मतलब कि 2024 का पिछली साल का ही है। तो पिछली साल का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है, और क्वेश्चन घुमा फिरा के ज्यादातर इसमें से ही दे देते हैं। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है, पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके, एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है। तो पहला है, राष्ट्रों का धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें आंसर जो है वो आएगा एडम स्मिथ, ठीक है। इसे याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं, यह सीमांत यदि अगर सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता कितनी होगी? वो अधिकतम होगी। हम इसका जो है डायग्राम समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम चैप्टर करेंगे तब समझा देंगे। तो हमारी सारी वीडियो को ध्यान से देखना, हमारी वीडियो के सिवा और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड नंबर पे आता है, यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच कैसी होगी? तो मार्कर से समझा देते हैं कि इसमें क्या पूछा है। तो सिंपली अगर हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्या बना देते हैं, y और ये x मांग, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये है, अब ये तो बढ़ती जा रही है पर मांग हिल ही नहीं है। तो ये क्या आएगा, यदि y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर क्या है? मांग की लोच। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हम पूरा डीपली में नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तो बस अभी इसके लिए समझ लीजिए, अगर समांतर है तो क्या है? मांग की लोच शून्य है, क्योंकि मांग नहीं बढ़ रही ना। मांग कहाँ बढ़ रही? मांग बढ़ती तो इधर आती, पर नहीं, मांग समांतर है तो इसका मतलब शून्य है। फोर्थ पे आते हैं, उत्पादन के साधनों को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में किया गया है। फिफ्थ पे आते हैं, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो वो दी है रॉबिन्स ने। सिक्स्थ पे आते हैं, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन एक विषय सामग्री है। तो इसका आंसर है व्यापक अर्थशास्त्र का, क्योंकि कीमत स्तर का है। व्यक्तिगत के उसमें होता तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में होता। अब आय है, आपने आय का चक्रीय प्रवाह अगर पढ़ा नहीं है तो हम वीडियो बना देंगे उसके लिए भी। तो आय का चक्रीय प्रवाह, तो उसमें ये समझ आ जाता है कि प्रवाह है, फ्लो है, तो आय है एक प्रवाह। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम। 10th वाले पे है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल है कौन है? अभी वर्तमान के पूछे हैं तो शक्तिकांत दास, ठीक है। अब चलते हैं वेरी शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट 3-3 नंबर के आए थे। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं इसमें अति लघु। तो इसमें क्या पूछा था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो पहले बता दूं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र करके भी आ सकता है, तो बेसिकली है वही, बस नेम चेंज कर दिए गए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता क्या है? तो पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। क्या है वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म लघु व व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है? कौन सी इकाइयों का अध्ययन किया जाए? व्यक्तिगत, जैसे कि परिवार हो गया, फर्म हो गई, कंपनी हो गई, सिर्फ एक जैसे एक परिवार हो गया, एक फर्म हो गई, कंपनी हो गई, तो उनका अध्ययन किया जाता है, वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो उपयोगिता क्या होती है? जरूरत। इंसान की बहुत जरूरतें होती हैं तो उसको उपयोगिता बोलते हैं। तो उपयोगिता किसी वस्तु वह उसमें मतलब किसी वस्तु वह गुण या विशेष जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। तो उसके गुण विशेषता जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु में उसकी उपयोगिता निहित होती है। मतलब कि उस वस्तु में उसकी उपयोगिता होती है, इसलिए वो उस वस्तु को खरीदता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पेन और कॉपी।
पेन हमें लिखने के लिए है इसलिए उपयोगी है। कॉपी पर लिखना है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये किस लिए लिखने के काम आती है। तो ये 2 हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लागत। ये रहा थर्ड। देखिए थर्ड नंबर पे लागत से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट। ठीक है, अब हम बताते हैं क्या है लागत। तो लागत से क्या अभिप्राय, पहले ये तो पता ही है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले डाल देंगे लागत। लागत मीन्स खर्चे जो। अब क्या किसी भी सामान को बनाएंगे हम, मान लीजिए पेन मार्कर बनाया, मार्कर को बनाने के लिए हमें प्लास्टिक लगा, मटेरियल लगा, इंक लगी, उसके बाद जाके हमें पड़ा। तो ये टोटल खर्चे जो होते हैं, जैसे कि लेबर का खर्चा, इसका खर्चा, प्लास्टिक का खर्चा, ये सारे टोटल जोड़ लिए जाते हैं। उसके बाद लागत निकल के आती है। ठीक है, तो इसे लागत बोलते हैं कि इसे बनाने में 20 रुपए की लागत लगी, टोटल सामान हमारा इतने रुपए का आया था और इतने का बना। ठीक है, तो उसे लागत कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में होने वाली सभी प्रकार के खर्चों का योग लागत कहलाता है। लागत कहलाता है। अब 2 टाइप के होते हैं लागत। ये भी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। अब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष खर्चे। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो दिखते हैं। अब दिखने वाली खर्चे, मान लीजिए प्लास्टिक था तो प्लास्टिक हमें लाना पड़ा, तो ये हमारी ये खर्चे हो गए। और अप्रत्यक्ष खर्चे कुछ ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर वो भी खर्चों में जोड़े जाते हैं। इसकी हम एक और वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करें तो। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अभी वेरी शॉर्ट है, हमें जल्दी समझाना पड़ेगा। फोर्थ वाले पे है। फोर्थ वाले में क्या है, मांग से क्या अभिप्राय है। मांग से ही समझ गए होंगे, डिमांड, किसी भी वस्तु की डिमांड। और डिमांड और सप्लाई, चलो दोनों को समझा दूं। डिमांड होती है मांग, कि वस्तु की कितनी मांग की जा रही है, और सप्लाई मतलब वस्तु की कितनी पूर्ति करी जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं इसके उस पे। किसी वस्तु की वह मात्रा, ठीक है, किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी निश्चित समय एग्जैक्ट टाइम पर निश्चित कीमत, मतलब उसकी कीमत पूरी पर खरीदी जाती है, तो वह मांग कहलाती है। ठीक है, तो इसे मांग में लिख देंगे। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब व्यापक अर्थशास्त्र, जैसे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है तो वो एक इकाइयों का अध्ययन कराता है। तो व्यापक जो अर्थशास्त्र होता है वो पूरे सामूहिक मतलब संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वह व्यापक अर्थशास्त्र होता है। अब व्यापक अर्थशास्त्र को दूसरे नाम से भी आ सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र है या व्यापक अर्थशास्त्र है, लिखना यही है। तो इसमें क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र में है वह अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इसमें संपूर्ण इकाई, जैसे कि कोई एक कंपनी है, एक कंपनी मान लीजिए, ठीक है, एक कंपनी का अध्ययन, सिर्फ एक कंपनी, एक परिवार और एक फर्म का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो किस में किया जा रहा है, वो किया जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। और अगर पूरी मतलब पूरे संपूर्ण भारत के सारे संपूर्ण मान लीजिए कंपनी, फर्म या फिर पूरे राष्ट्र की आय या राष्ट्र का व्यय, पूरा बैंकिंग जिसमें भी आएगा वो सब संपूर्ण में व्यापक अर्थशास्त्र मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो इसमें यही है व्यवस्था जिसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, बस इतना लिख दीजिए। और तो उसके बाद आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है, तो पहले ही बता दें, संरचनात्मक बेरोजगारी, जब देश में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तो ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी पूंजी की कमी और श्रम की अधिकता की वजह से होती है। मान लीजिए बिजली की कमी की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, फैक्ट्री बंद हो गई तो उससे क्या होगा, श्रमिक काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे या ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसी बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्या है इसका क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है। उपभोग प्रवृत्ति हो या उपभोग फलन, बात एक ही है, आंसर एक ही है, लिखना एक ही है। तो क्या लिखना है, आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख रहा है, अर्थात आय का कितना भाग उपभोग वस्तुओं पर खर्च किया गया है। अर्थात का मतलब ही यही है कि इसका दूसरा क्या है कि
आय का कितना भाग, जो आपकी आय है उसका जो मतलब इनकम, उसका कितना भाग मतलब कितना परसेंट उपभोग वस्तुओं पर खर्च किया गया है, उसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आप 8th क्वेश्चन पे आते हैं तो ये देखिए, निवेश किसे कहते हैं। पहले ही बता दिया है पिछली वीडियो में, निवेश किसे कहते हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखना है तो आपको पहली वीडियो देख लीजिए, वरना इसमें भी समझा देते हैं। निवेश क्या है, निवेश को हम इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी कंपनी, फर्म, दुकान, इस पे तो आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कीजिए पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा भी होता है। पर आप अपने निजी घर के खर्चों के लिए भी निवेश कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी सिलाई मशीन खरीदी और आपने दुकान खोल ली, तो आप जितने भी कपड़े सिल रहे हैं उससे क्या होगा, आपको भविष्य में लाभ होगा। जितने की मशीन खरीदी उससे ज्यादा ही आपको भविष्य में लाभ होगा। इसलिए वर्तमान समय में किया गया खर्च जो भविष्य में लाभ प्रदान करे उसे निवेश कहते हैं। ठीक है, इतने वेरी शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ यही है।